हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस एपिसोड में 498A के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। हम दो अहम बातों पर बातचीत करेंगे आज के इस जजमेंट में। पहली बात यह है कि किसी क्रिमिनल मामले में एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका फाइल की जाती है। हाईकोर्ट में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट क्वैश करने से मना कर देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। इस दौरान मामले में चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। तो क्या चार्जशीट आने के बाद भी उसी रिट में जो एफआईआर को क्वैश करने के लिए दाखिल की गई थी, क्या पूरी प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है? पहली बात। दूसरा, हम इस इशू पे बातचीत करेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड का उसके फैमिली मेंबर्स से कोई ना कोई बंटवारे की बात को लेकर के या किसी अन्य बात को लेकर के झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है और दीवानी मुकदमेबाजी चलती है। ऐसी स्थिति में अक्सर देखने को मिलता है कि हस्बैंड अपनी पत्नी का इस्तेमाल करके अपने माता पिता, परिवार के और लोगों के खिलाफ, भाई वगैरह बहनों के खिलाफ 498A का केस कर दिया जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जब तक कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और दीवानी का वाद पहले से पेंडिंग है, क्या 498A का मामला कहीं तक स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? इन दोनों अहम बातों पे सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट आया है अभी 25 सितंबर 2024 को। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथ ही उस मामले के फैक्ट ब्रीफ में देख लेते हैं कि इस मामले में जो महिला शादी होकर के जाती है तो हस्बैंड के जो माँ और उसके भाई वगैरह थे वो स्टेप मदर थी और स्टेप ब्रदर थे, यानी सौतेली माँ और सौतेला भाई वगैरह थे। इस बात को लेकर के हस्बैंड और उसके सौतेले माँ और भाई के बीच कोई ना कोई विवाद होता है प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर के, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसमें पिता भी शामिल हो जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा अपनी सौतेली माँ, अपने सौतेले भाई और अपने पिता के विरुद्ध बंटवारे का दीवानी मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। इसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि लोग अपनी पत्नी का इस्तेमाल करके क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करा देते हैं, तो यहाँ पर भी हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के जरिए अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और अपने पिता के विरुद्ध 498A की एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। हाँ दोस्तों, 498A 323, 504, 506 इंडियन पेनल कोड और 3/4 DP एक्ट में एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आरोपी थे वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट में 482 में एफआईआर को क्वैश करने के लिए एक पिटीशन फाइल करते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा पाया जाता है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के इस एफआईआर को क्वैश करने के मना करने के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है आरोपियों के द्वारा। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं और किस तरीके का आदेश पारित किया जाता है। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। क्रिमिनल अपील नंबर 4003/2024 कैलाश बेन महेंद्र भाई पटेल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और अभी 25/9/2024 का जजमेंट है। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, पूरी फाइल को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि यह आपराधिक कार्यवाही केवल अपीलकर्ताओं को परेशान करने के इरादे से शुरू की गई है। हाँ दोस्तों, सिर्फ परेशान करने के इरादे से शुरू की गई है। इसमें अस्पष्ट आरोप है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आगे कहा जाता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों पर
चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों ने अपने फैसले में कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ऐसे अस्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी भी अपराध की कल्पना करना असंभव है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। साथियों, कोर्ट ने कहा कि सर्वव्यापक बयानों या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना अनुचित होगा और दूसरे पक्ष के साथ अन्याय होगा। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सर्वव्यापक बयानों और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर अगर कोई आपराधिक मामला दर्ज करते हैं तो दूसरे पक्ष के साथ सही नहीं होगा, उसके साथ न्याय नहीं होगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण केस का जिक्र किया जाता है। मोहम्मद वाजिद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 का मामला था। इसका रेफरेंस देते हुए कहा गया कि आरोपों की सावधानी पूर्वक हाईकोर्ट को जांच करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट के क्या कर्तव्य होते हैं, यानी हाईकोर्ट की क्या ड्यूटी होती है 482 की सुनवाई करते समय, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और कहा कि आरोप जब स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले और दुर्भावनापूर्ण हों तो हाईकोर्ट को अच्छे से जांच करनी चाहिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा यह देखते हुए कि इस मामले में पति को आरोपी नहीं बनाया गया, इस बात को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि यह एक अनोखी एफआईआर है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपने पति को आपराधिक कार्यवाही में शामिल करने का विकल्प नहीं चुना है, खासकर जब सभी आरोप दहेज की मांग से संबंधित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत आपस में बांट ली है। कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि पति ने दीवानी कार्रवाई की थी और अपनी पत्नी से आपराधिक कार्रवाई करा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है पति पत्नी ने दोनों ने बांट लिया है कि मैं क्रिमिनल कार्रवाई तुम क्रिमिनल कार्रवाई करो और मैं दीवानी कार्रवाई पहले से किए हुए हूँ। कोर्ट ने कहा कि जबकि पति ने पहले से दीवानी मुकदमा दायर किया, उसकी पत्नी शिकायतकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही को करने का विकल्प चुना। दिलचस्प बात यह है कि एक कार्यवाही का दूसरे में कोई संदर्भ नहीं है। हाँ साथियों, ना तो पत्नी ने अपनी 498 के एफआईआर में पति के द्वारा दाखिल दीवानी मुकदमों का जिक्र किया और न पति ने अपने दीवानी के मुकदमों में या किसी दीवानी के मामलों में आगे कार्रवाई में पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का जिक्र किया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 महत्वपूर्ण जजमेंट का जिक्र किया जाता है। पहला, जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसमें कहा गया कि जब एफआईआर में दीवानी पहलू हावी हो तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले की अच्छे से जांच करे। दूसरा, उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2023 का है। इस फैसले का हवाला दिया गया जिसमें न्यायालय ने कहा था कि अस्पष्ट और बहुविध आरोपों के कारण आपराधिक कार्रवाई रद्द की जा सकती है। एक और कहकशां कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार, मैंने इस मामले पे डिटेल में वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक होगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। इसका हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर ससुराल वालों पर आपराधिक कार्रवाई करना अन्याय होगा। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का हवाला दिया, अच्युत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत लेटेस्ट मामला है, मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन में आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया था कि जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है पति पत्नी के बीच में, उसको क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा। इन तमाम केसेस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान आरोपों की विस्तार से जांच की गई, सख्त जांच की गई, झूठे और अपुष्ट होने के कारण मामले को खारिज कर दिया गया। यह मामला आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अपीलकर्ताओं को पूरी आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के अधीन करना उचित और न्याय संगत नहीं होगा। लिहाजा पूरी कार्यवाही को खत्म कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, यह था एक बेहतरीन जजमेंट 498A के दुरुपयोग के संबंध में। साथियों, 498A को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या अपनी दुर्भावनाओं को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।